नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास और आज राजस्थान के इतिहास में हमारे पास बहुत ही शानदार टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से राजवंश है, भारतीय राजस्थान के इतिहास में इनका योगदान क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं हम राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति, किन किन विद्वानों ने कौन से तथ्य दिए हैं, क्या स्रोत है इनकी उत्पत्ति जानने का। बहुत से ऐसे सिद्धांत हम देखेंगे और इस टॉपिक के बाद हम राजस्थान के उन शानदार राजवंशों का अध्ययन भी करेंगे, गौरवशाली इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति जो माना गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अलग अलग मत है। भारत के इतिहास में एक समय रहा है जो हर्षवर्धन के बाद, ये जो समय है, एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। इसकी मृत्यु के बाद 648 से 1206 ईस्वी का जो समय है, इसे भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान के इस भूभाग में, राजपूताना के इस भूभाग में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन राज्यों को राजपूत राज्य कहा जाता था। राजाओं के पुत्र जहाँ शासन करते उन्हें राजपूत क्षेत्र कहा गया है। तो 648 से 1206 का जो समय है, यह है भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित अनेक ऐसे मत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से सिद्धांत है। तो हमारे पास दो ऐसे मत है, एक तो पौराणिक मत है और एक है ऐतिहासिक मत। पौराणिक मतों के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है, चंद्रवंशी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्या कारण रहा है, वो हम देखने जा रहे हैं। ऐतिहासिक कारण में क्या वास्तविकता है, वो भी हम देखेंगे। तो पौराणिक काल की अगर हम बात करें, पौराणिक काल के अनुसार या पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो राजपूत है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सूर्यवंशी और दूसरे है चंद्रवंशी। कैसे है? तो सूर्यवंशी जो राजपूत है या चंद्रवंशी जो राजपूत है, इनकी अलग अलग कहानियां हैं। एक प्राचीन समय में मनु नाम का राजा हुआ करता था, जिसे सूर्यपुत्र कहा गया है। मनु, जिसे विवस्ते पुत्र भी कहा गया है, सूर्यपुत्र भी कहा गया है। मनु जो प्राचीन ऋषि था, प्राचीन राजा था, मनु को सूर्यपुत्र कहा गया है। सूर्यपुत्र या विवस्ते पुत्र कहा गया है। मनु के 10 पुत्र हुए थे। मनु महोदय के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में जो प्रमुख शक्तिशाली पुत्र थे, उनके हमें नाम मिलती हैं। जैसे एक इसके पुत्र का नाम था इल, इसे प्रद्युम्न भी कहा गया है, प्रद्युम्न। एक इसके पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु, एक का नाम था प्रसधर और 7 अन्य, क्योंकि मुख्य जो योगदान है वो इनका है। हालांकि 7 अन्य हैं, इनका कहीं कोई योगदान नहीं है। 3 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र है इल, उसके बाद इक्ष्वाकु है, उसके बाद एक प्रसधर है, छोटा पुत्र है प्रसधर। अब जब इसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया, मनु ने जब अपने साम्राज्य का विभाजन किया तो 9 भागों में विभाजन किया।
अपने राज्य का विभाजन 9 भागों में राज्य का विभाजन, अपने 9 पुत्रों में इसने अपने राज्य का बंटवारा किया था 9 पुत्रों में। एक जो इसका पुत्र है वृषधर, उसको राज्य में हिस्सा नहीं दिया गया था क्योंकि वृषधर ने अपने गुरु की गायों की हत्या कर दी थी और उस समय गाय पूजनीय हुआ करती थी। अब गुरु की गायों की हत्या करने के कारण वृषधर को हिस्सा नहीं दिया गया था, तो मनु ने अपने साम्राज्य का जो बंटवारा है वो 9 भागों में किया। इसके बाद ये जो इल नाम का पुत्र है, एक दिन इल घूमते घूमते शिव पार्वती के क्रीड़ावन में चला गया। बिना परमिशन लिए क्रीड़ावन में चला गया। शिव पार्वती ने पूछा कि आप किसकी परमिशन से यहाँ आए हो? तो इन्होंने कहा कि आपके इस उपवन का दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गया। तो शिव ने इसे श्राप दे दिया। शिव ने श्राप दिया तो यह इल जो था इला नाम की महिला बन गई। इल जो इसका पुत्र है इला नाम की महिला बन गई। अब ये इला नाम की जो महिला है, इल से इला बन गई। इला ने सोम, इसे कहा गया है चंद्र, सोम का पुत्र था बुध, उससे विवाह करवा लिया, बुध से विवाह करवा लिया। अब इला ने सोम पुत्र बुध से विवाह करवा लिया और इन दोनों के एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम था पुरूरवा। पुरूरवा ने जन्म लिया। इला और बुध का पुत्र पुरूरवा, पुरूरवा ने जन्म लिया। पुरूरवा के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। पुरूरवा के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। अब हम चलते हैं सूर्यवंश की तरफ, क्योंकि चंद्रवंशी का हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक मनु का पुत्र था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम से मनु पुत्र था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु सबसे शक्तिशाली था। मनु ने इक्ष्वाकु को अयोध्या का क्षेत्र दे दिया, अयोध्या, और इसने अयोध्या में अपना राज्य स्थापित किया। राज्य इसने स्थापित किया। इक्ष्वाकु को अयोध्या का क्षेत्र दिया गया था और इक्ष्वाकु ने अयोध्या में अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश के काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए हैं। शक्तिशाली शासकों में जिसमें हम देख रहे हैं जैसे काकुस्थ है, मंधाता है, सत्यव्रत है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, सग्र है, अम्बरीश है, भागीरथ है, रघु है, दशरथ है और शक्तिशाली राम। इक्ष्वाकु वंश के ये शासक, जिसमें इक्ष्वाकु को अयोध्या में राज्य स्थापित करने का मौका मिला। इस वंश के अन्य शासक है काकुस्थ है, मंधाता है, सत्यव्रत है, हरिश्चंद्र है, सग्र है, अम्बरीश है, भागीरथ है, रघु है, दशरथ है, राम है। इन्होंने अयोध्या पे शासन किया और काफ़ी सालों तक इन्होंने अयोध्या में शासन किया। और ये जो इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु वंश के लोग सूर्यवंशी कहलाए। राम का वंशज इक्ष्वाकु सूर्यवंशी कहलाए। यहाँ हम थोड़ा आगे चलते हैं। सूर्यवंशी, जब महाभारत का समय था या महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के समय, महाभारत युद्ध के समय यहाँ इक्ष्वाकु वंश का 95वें पीढ़ी का वृद्धबल नाम का शासक था। महाभारत के युद्ध के समय इक्ष्वाकु वंश का, इक्ष्वाकु वंश 95वीं पीढ़ी का शासक था बृहद्बल। ये बृहद्बल शासक था महाभारत के समय
बृहद्बल जब शासक था अयोध्या का, उस समय महाभारत के समय एक अर्जुन के पुत्र का नाम था, अर्जुन शक्तिशाली योद्धा था महाभारत काल में, अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बृहद्बल की हत्या कर दी, बृहद्बल की हत्या की और अयोध्या पे शासन। और ये जो शासक है बृहद्बल, जो शासक है इक्ष्वाकु वंश का था, और इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं वो कहलाए थे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कहलाए, ये शासक सूर्यवंशी कहलाए थे। इसके अलावा मनु के जो अन्य पुत्र हैं इक्ष्वाकु के अलावा, वो भी अपने अपने वंशों के कारण प्रसिद्ध हुए। सूर्यवंशी शासकों में अगर राजपूतों की अगर हम बात करें, सूर्यवंशी शासकों में राजपूतों की बात करें, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, गोहिल, चावड़े और राजस्थान में राठौर। ये जो शासक है ये कहलाए थे सूर्यवंशी, इन्हें कहा जाता है सूर्यवंशी। ये शासक भारत में सूर्यवंशी शासक कहलाए। इसके बाद हम चलते हैं चंद्रवंशी शासकों की तरफ। चंद्रवंशी शासक, क्योंकि हम पुरूरवा तक आगे रुक गए थे। चंद्रवंशी शासकों में हम देख रहे थे पुरूरवा। पुरूरवा के बाद जो कुछ एक शासक है उनमें चंद्रवंशी में हम देख रहे थे पुरूरवा। पुरूरवा के जो उत्तराधिकारी है वो है, एक तो है आयु, एक है नहुस और एक है ययाति। तीन शक्तिशाली शासक। ययाति जो शासक है इसकी दो पत्नियां थी। ययाति की दो पत्नियां थी। एक का नाम था देवयानी, एक का नाम था शर्मिष्ठा। इन दोनों पत्नियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। 5 पुत्र कौन कौन से? प्राचीन भारत में जब हम दशराज्य युद्ध पढ़ते हैं तब ये 5 शासक थे, तो यहाँ अलग कहानी बताई गई है। 5 पुत्र अनु, द्रहयु, यदु, पुरु और तुर्वश। इनमें जो पुरु नाम का पुत्र है, पुरु, इसने पौरव वंश की स्थापना की। पुरु ने पौरव वंश की स्थापना की। पौरव वंश, राजधानी हस्तिनापुर। पौरवंश की स्थापना की, इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। पौरवंश शक्तिशाली एक वंश था। पौरवंश की राजधानी या पुरु ने पौरवंश की स्थापना की, इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। इसके बाद हम देख लेते हैं पौरवंश के उत्तराधिकारी दुष्यंत, भरत, दुष्यंत है, भरत है, एक दुष्यंत, भरत और दुष्यंत, भरत, हाँ, दुष्यंत, भरत है, कुरु है, प्रदीप है और शांतनु। ये शांतनु जो पुत्र है, जैसे हम बात करें दुष्यंत की, तो दुष्यंत का जो पुत्र है भरत, इसके नाम पर भारत का नामकरण हुआ। अंतिम जो शासक है शांतनु, शांतनु के जो पुत्र थे, शांतनु के उत्तराधिकारी, शांतनु की उत्तराधिकारी इनमें हैं भीष्म, इसे कहा गया है देवव्रत। एक है विचित्रवीर्य,
विचित्र वीर्य, एक है चित्रांगद। चित्रांगद तो शांतनु के जो उत्तराधिकारी है भीष्म है, देवव्रत कहा गया, एक विचित्र वीर्य है, एक चित्रांगद है। शांतनु के जो पुत्र है, शांतनु के पुत्रों की अगर हम बात करें, एक तो धृतराष्ट्र था, एक था पांडु। शांतनु के जो पुत्र है, एक का नाम है धृतराष्ट्र, एक का नाम है पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। पांडु पुत्र पांडव कहलाए। इन दोनों के मध्य शक्तिशाली युद्ध हुआ था। इन दोनों के मध्य शक्तिशाली युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। पांडवों में शक्तिशाली शासक बना था युधिष्ठिर। शक्तिशाली शासक था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों का शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर, यहाँ का शक्तिशाली शासक। युधिष्ठिर का जो उत्तराधिकारी था वो था अर्जुन का पुत्र जनमेजय। अभिमन्यु का पुत्र था ये जनमेजय। और इन पुराणों में ये कहा गया है कि महाभारत के समय जैसे अर्जुन का उत्तराधिकारी अभिमन्यु था, अभिमन्यु का परीक्षित था और परीक्षित का जनमेजय था, तो इनके समय या महाभारत के समय कलयुग की शुरुआत हुई थी। महाभारत के समय कलयुग की शुरुआत हुई थी। और ये जो पांडव है, इनके जो वंशज है वो कहलाए थे चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। इनमें जैसलमेर के जो शासक है बाटी शासक, जैसलमेर के बाटी शासक ये चंद्रवंशी शासक कहलाते हैं। जैसलमेर के बाटी शासक चंद्रवंशी शासक कहलाते हैं। ये तो हुआ चंद्रवंशी सिद्धांत। इसके बाद हम देख लेते हैं यादववंशी सिद्धांत। यादववंशी सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें क्या कह रहा है यादववंश से संबंधित। यहां हम देख रहे थे, कहां गया, हाँ ये यदु, ये याति का जो पुत्र है यदु, इसका एक पुत्र था क्रोष्टु। ये याति पुत्र याति पुत्र क्रोष्टु था। क्रोष्टु पुत्र या क्रोष्टु के वंशज, याति पुत्र क्रोष्टु था। क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए। क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए। क्रोष्टु का एक भाई था सहस्त्रजीत। क्रोष्टु का भाई था सहस्त्रजीत। सहस्त्रजीत इसके वंशज हे है कहलाए। इसके वंशज कहलाए थे हे है। याति पुत्र क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए। और इन यादवों की आगे दो शाखा थी। यादवों की दो शाखा थी। कौन कौन सी थी? यादवों की दो शाखा, यादव शाखा, यादवों की दो शाखा, अंधक वृष्णि नहीं, हाँ यादवों की शाखा थी। हाँ,
एक तो थी विद्रव, एक थी शातवत। एक तो विद्रव शाखा थी, एक थी शातवत। और इस विद्रव शाखा से एक शाखा फिर चलती है चेद। शातवत से शाखा चलती है अंधक और वृषणी, ये शाखा। और ये जो वृषणी शाखा है, इससे महाभारत काल के महान योद्धा, महाभारत काल के मुख्य पात्र कृष्ण संबंधित है। इससे महाभारत के मुख्य पात्र कृष्ण संबंधित है। इसके अलावा हम देखें कि जो सहस्त्रजीत है, इसके वंशज कहलाते हैं है ये। और सहस्त्रजीत ने, सहस्त्र कहाँ गायब हो गया, हाँ ये रहा सहस्त्रजीत। सहस्त्रजीत ने अपनी गुरु का नाम था जमदग्नि, अपने गुरु की 2 गायों को पकड़ लिया था, क्योंकि मुख्य धन वही होता था गाय। तो 2 गाय, एक का नाम था कामधेनु, एक का नाम था कपिला। इन दोनों गायों को पकड़ लिया। तो जमदग्नि व सहस्त्रजीत के बीच घमासान युद्ध चला था। और इस युद्ध में जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने सहस्त्रजीत की हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद जितने भी क्षत्रिय थे उन सब का नाश किया। और कहा जाता है कि परशुराम ने पूरी पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों को खत्म किया था। अब जब क्षत्रियों को खत्म किया तो देश में हाहाकार, क्षत्रियों से धरती सुनी हो गई, क्षत्रिय है नहीं। यादव जो वंश है, यादव वंश की हम बात करेंगे तो इसकी सहस्त्रजीत का ही है वंश है। यहाँ मुख्य जो वंश है यादव वंश। करौली के जो शासक थे, करौली के शासक अपने आप को यादव वंश का मानते हैं। करौली के शासक अपने आप को यादव वंश का मानते हैं। तो ये 3 सिद्धांत, इनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उस पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। हर्षवर्धन का शासनकाल था वो था 606 से 647। 648 से 1206 का जो समय है भारत के इतिहास में इसे राजपूत काल कहा जाता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार जो राजपूत वंश है 2 भागों में है, सूर्यपुत्र व चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे मनु को सूर्यपुत्र या व्यवस्थ्य पुत्र कहा गया है। इसके 10 पुत्र थे। एक का नाम इल था जिसे प्रद्युम्न कहा गया, एक था इक्ष्वाकु, प्रसदर था, और भी कई है, 7 अन्य पुत्र हैं। उनका कोई वैसे योगदान नहीं है। मनु ने अपने राज्य का विभाजन 9 भागों में किया, 9 भागों में राज्य का विभाजन किया। एक दिन इल घूमता घूमता शिव पार्वती के क्रीड़ावन में चला गया तो शिव ने इसे श्राप दिया और ये इल से इला नाम की महिला बन गई। इला नाम की महिला बनी तो इसने सोम, जिसे चंद्र कहा गया है, चंद्रपुत्र बुद्ध से शादी करवा ली। और पुरूरवा के वंशज और बुद्ध व इला व बुद्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। सबसे शक्तिशाली पुत्रों में था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को अयोध्या मिला था मटवारी के समय, तो इसने अयोध्या में अपने शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। इसके जो अन्य उत्तराधिकारी उनमें काकुस्थ है, मानधाता है, सत्यव्रत है, हरिश्चंद्र है, सग्र है, अम्बरीश है, भागीरथ है, रघु है, दशरथ है, राम। ये जो शासक है ये कहलाए थे सूर्यवंशी। महाभारत के युद्ध के समय इक्ष्वाकु वंश की 95वीं पीढ़ी का व्यक्ति था, वृद्धबल शासन कर रहा था। अभिमन्यु ने इसे वृद्धबल को मार दिया। इनके वंशज कहलाए थे सूर्यवंशी। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार है, परमार है, चौहान है, गोहिल है, चावड़े है, राठौड़ है। अपने आप को चालुक्य, सोलंकी, ये शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं। इसके बाद है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी का क्या रोल है इतिहास में? चंद्रवंशी एक हम देख रहे थे पुरूरवा, इलावा बुद्ध का पुत्र पुरूरवा। पुरूरवा का उत्तराधिकारी थे आयुथा, नहुस था, ययाति था। ययाति की 2 पत्नियां थी, एक का नाम देवयानी, एक का नाम शर्मिष्ठा। इनके 5 पुत्र थे अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु, तुर्वश। पुरुवंश, पुरु ने
पौरव वंश की स्थापना की, अपनी राजधानी बनाई इसने हस्तिनापुर। पौरव वंश में दुष्यंत है, भरत है, कुरु है, प्रदीप है, शांतनु है, और इस भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। शांतनु के उत्तराधिकारी भीष्म, देवव्रत कहा गया इसे, देवव्रत। भीष्म है, विचित्रवीर्य है, चित्रांगद है। इनके जो पुत्र है शांतनु के, वो है धृतराष्ट्र व पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। और एक खतरनाक युद्ध हुआ था जिसे भारत के इतिहास में महाभारत का युद्ध कहा जाता है। दोनों परिवारों में युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इसमें पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर शासक बना, शक्तिशाली था। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी था जनमेजय, जो परीक्षित का पुत्र था। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अब यहाँ परीक्षित का पुत्र जनमेजय शासक बना। पुराणों के अनुसार महाभारत के समय कलयुग की शुरुआत हुई थी, और जैसलमेर के जो भाटी शासक वो अपने आप को चंद्रवंशी शासक मानते हैं। इसके बाद है यादववंशी सिद्धांत। यादववंशी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ययाति के 5 पुत्र जो हम देख रहे थे, ययाति के पुत्रों में एक यदु नाम का था, या ययाति पुत्र क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए। क्रोष्टु का भाई था सहस्त्रजीत, इसके वंशज हे कहलाए। यादव शाखा से विदर्भ शाखा निकली, विदर्भ से शातवत निकली, विदर्भ के बाद चेद शाखा निकली, और शातवत से अंधक व वृष्णि। महाभारत के मुख्य कृष्ण पात्र जो है वो वृष्णि शाखा से संबंधित है। अपनी जमदग्नि, हाँ ये जो सहस्त्रजीत है, इसका वंश खत्म कब हुआ था? इसने अपने गुरु जमदग्नि की कामधेनु व कपिला नामक गायों को चुरा लिया था। उसके बाद जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था। उसके बाद राजपूतों ने एक विशाल अग्नि कुंड का उपयोग किया था आबू पर्वत पे। ऐतिहासिक कहानी, वहाँ कुछ एक चीज़ें सत्य प्रतीत होती है, वो देखेंगे। तो क्रोली के जो शासक हैं वो अपने आप को यादव वंश का शासक मानते हैं। आगे देखते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पृथ्वी पे क्षत्रिय नहीं है। परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। तो यहाँ ऐतिहासिक मत क्या है वो देख लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में ऐतिहासिक मत क्या है? ऐतिहासिक मत ये है कि प्राचीन समय में जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण समाज जो था वो अंतर्जातीय विवाह पे विश्वास करने लग गया था, और समाज में अंतर्जातीय विवाह काफ़ी मात्रा में होने लग गए थे। अब समाज में एक परिवर्तन की लहर थी, क्योंकि प्राचीन समय में भयंकर अंधविश्वास था समाज में। उस समाज को एक करने के लिए महात्मा बुद्ध ने शानदार प्रयास किए थे। लोगों में जाति पाति मिटाने का उन्होंने शानदार प्रयास किया था। उस प्रयास के अंतर्गत लोगों ने अंतर्जातीय विवाह शुरू कर दिए थे। तब राजस्थान के राजपूत जो जातीय क्षत्रिय जातियाँ हैं, इन्होंने अपने ही राजपूत कुलों में शादियाँ करनी शुरू कर दी थी। अपनी रक्त शुद्धता के लिए इन्होंने अपने ही कुल में शादियाँ करनी शुरू कर दी थी। अब जब इन्होंने अपने ही कुल में शादियाँ करनी शुरू कर दी तो ये राजपूत क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि अपने कुल में शादी कर रही हैं, शक्तिशाली है, किसी दूसरी कुल में शादी नहीं कर रही।
और यहाँ जो हम जिस ऐतिहासिक तथ्य की बात कर रहे हैं कि हर्षवर्धन के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हर्षवर्धन शक्तिशाली था तो हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हर्षवर्धन के बाद कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। अब शक्तिशाली सत्ता नहीं है तो जो भारत के हम प्रमुख राजवंश पढ़ते हैं जिसमें गुर्जर प्रतिहार है, चालुक्य है, परमार है, इन सब ने मिलकर राजवंश देख लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार, परमार, चहमान, चौहान, चालुक्य, राठौड़, गुहिल। अब भारत में कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है तो इन क्षत्रिय जातियों ने मिलकर या इन क्षत्रिय राजवंशों ने मिलकर आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इन सभी क्षत्रिय जातियों ने मिलकर आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ये शपथ ली कि जब तक जान है तब तक हम देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। ये शपथ ली और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए एक होने की शपथ ली। तो ये जो तथ्य बताया गया है संभवतः यह सर्वाधिक मान्य तथ्य माना गया है कि राजपूतों ने आबू पर्वत पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया और वहां अग्नि के समक्ष इन्होंने शपथ ली। अग्नि के समक्ष इन राजपूत जातियों ने शपथ ली अग्नि के समक्ष कि हम देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए एक रहेंगे हमेशा से। और यही जो तथ्य है, इन विभिन्न जातियों का जो तथ्य है, इसको पृथ्वीराज रासो जो प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक महाकवि है, पृथ्वीराज रासोमी चंद बरदाई ने राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत दिया है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति, ये सिद्धांत दिया है। तो यहाँ वास्तविकता तो ये है कि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य और गुहिल इन सब ने मिलकर शपथ ली थी आबू पर्वत पर कि हम निकट भविष्य में अगर कोई भी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी भारत पे हमला करता है तो हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। तभी अग्नि के समक्ष सफल एक घोषणा करते हैं कि हम जब भी देश पर संकट आएगा तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन देश की स्वतंत्रता को मिटने नहीं देंगे। अब यह सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में अलग तरीके से दिया गया है कि एक अग्निकुंड का निर्माण किया गया था, अग्निकुंड आबू पर्वत पर। और यहाँ जो ऋषि बताए गए हैं वो बताए गए हैं गौतम या विश्वामित्र, जो भी है, विश्वामित्र या गौतम मान लेते हैं भाई। गौतम ऋषि ने आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। गौतम ऋषि ने आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और कहते हैं कि उस समय असामाजिक तत्वों से पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य होने लगे थे, असामाजिक तत्व ज़्यादा हो गए थे। तो गौतम ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ का आयोजन किया। आबू पर्वत पर यज्ञ का आयोजन किया। अब जब इन्होंने यज्ञ यहाँ शुरू किया तो राक्षस प्रवृत्तियाँ, जो असामाजिक तत्व थे, वो यहाँ आए। उन्होंने इनका जो यज्ञ है आबू पर्वत पर उसको अपवित्र कर दिया, उसमें श्राप फेंक दिया, उसमें मीट मांस फेंकना शुरू कर दिया था और जो भी चीज़ें पानी है वो डालना उसमें शुरू कर दिया। अब यहाँ जब भी ये यज्ञ करते तो असामाजिक तत्व आ जाते और इनके जो यज्ञ है आबू पर्वत उसको खत्म करके चले जाते। अब हुआ क्या, गौतम ऋषि ने अपनी आराध्य या अपने गुरु को याद किया। उनके गुरु का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी वहाँ आए, अवतरित हुए। इस कहानी के अनुसार वशिष्ठ जी वहाँ अवतरित हुए। वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर जो यज्ञ है इसमें जब आहुति दी, ये जो यज्ञ है इसमें जब आहुति दी तो सबसे पहले एक योद्धा उत्पन्न हुए थे, गुर्जर
प्रतिहार, ये योद्धा उत्पन्न हुए। तो इन गुरुतर प्रतिहारों ने पूछा वशिष्ठ ऋषि से, महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि ये जो असामाजिक तत्व है या जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका नाश करना, इनके साथ युद्ध करना है। तो युद्ध करने के लिए ये गए, ये परास्त हो गए। इसके बाद चालुक्य या सोलंकी दूसरी बार आहुति दी तो ये प्रकट हुए, इन्हें भी वही काम सौंपा गया, ये भी परास्त हो गए। तीसरी बार जब यज्ञ में आहुति दी, तीसरी बार परमार योद्धा उत्पन्न हुए, इनको भी वही काम, ये भी परास्त हो गए। अब यहाँ वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर ही दूसरी जगह यज्ञ रच दिया। जब उसमें आहुति दी तो वहाँ कहा जाता है कि 4 हाथों वाले देवता प्रकट हो गए थे। 4 हाथों वाले देवता, नाम रखा चहमान। अब ये चहमान इसी से चौहान बना, और चौहानों ने वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा का पालन किया और जितने भी पृथ्वी पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, असामाजिक तत्व थे, उनको खत्म किया और एक शानदार राज्य का निर्माण किया। ये जो कहानी है इतिहास के अनुसार पूरी तरह से काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक अगर लग रही है तो ये है कि सभी राजपूत जो जातियां हैं ये आबू पर्वत पर इकट्ठा होते हैं और ये शपथ लेते हैं, और इसी कहानी को यहाँ अलग तरीके से एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये काल्पनिक कहानी है क्योंकि साहित्य है, साहित्य में जो कुछ कवि कहेगा वो साहित्यिक दृष्टि से माना जाएगा। तो यहाँ चौहानों की उत्पत्ति हुई। चौहानों के जो शासक है पृथ्वीराज तृतीय, उसको खुश करने के लिए संभवतः ये ग्रंथ लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई उनके दरबारी थे, उनको खुश करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई होगी। इसके बाद इस ग्रंथ में जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें एक तो सूर्यमल मिश्रण, एक है नैणसी। ये इस मत को मान्यता देते हैं कि यहाँ चंद्रप्रदायी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। तो कहने का भाव ये है कि अग्निकुंड यहाँ किया गया था, आग के समक्ष इन्होंने शपथ ली, वो भाव अलग है, लेकिन यहाँ पूरी ये कहानी के माध्यम से बताया गया है, ये काल्पनिक है, लेकिन ये जो भाव है ये वास्तविक लगता है। सूर्यमल मिश्रण व नैणसी इस मत को मान्यता देते हैं। पृथ्वीराज रासो में उस समय 36 राजपूत वंशों का उल्लेख मिलता है। 36 राजपूत वंश, इनका उल्लेख मिलता है। उस समय 36 राजपूत जातियाँ थी, इनका उल्लेख मिलता है। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसको हम मान सकते हैं क्योंकि सभी राजपूत इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ विभिन्न मत, विभिन्न लोगों के विभिन्न मत, कौन कौन से व्यक्ति क्या मत दे रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। इसमें जो भारतीय इतिहासकार या राजस्थान के जो इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार कुछ ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं, ये कह रहे हैं ओझा ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। कुछ ये कह रही हैं कि ये सूर्यवंशी है, तो मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राजस्थान के इतिहासकारों के अलावा जो विदेशी लेखक हैं वो ये मानते हैं कि राजपूत जो है, राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ कुछ जातियाँ बताई गई है, जिनसे बताई गई है जैसे शक, कुषाण, हुण, पहलव। शक है, कुषाण है, हुण है, पहलव है, इनसे बताई गई है। तो ये बताने वाले प्रमुख विद्वान हैं कर्नल जेम्स टोड।
वी ए स्मिथ, क्रुक और एक दो कोई विद्वान होंगे। तो इन लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी सिद्धांत बताया है। तो राजस्थान के जो इतिहासकार उन्होंने कुछ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति है, कुछ ये कह रहे हैं कि सूर्यवंशी उत्पत्ति है, अलग अलग मत है। तो ये था राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जिसमें हम अभी देख रहे थे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अलग अलग इनके हमने सिद्धांत देखे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।